हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी आज के इस वीडियो में लेके आई हूँ हरियाणा टीजीटी क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में यानी कि 29 अप्रैल को जो हरियाणा टीजीटी का फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर है वो हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आ गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो कि अभी होने वाली हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी साथी पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। वॉलीबॉल में नेट पर भेजने से पहले एक टीम को कितनी बार छू सकती है? इन वॉलीबॉल हाउ मेनी टाइम्स कैन अ टीम टच द बॉल बिफोर इट मस्ट बी सेंट ओवर द नेट? तो सभी को पता है कि 3 बार 3 कंसेक्यूटिव टचेस आर अलाउड, यानी कि 3 बार एक टीम जो है बॉल को छू सकती है बॉल को नेट से पार भेजने से पहले। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी अफेक्टिंग द स्पाइन? यानी कि कौन सी ऐसी डिफॉर्मिटी या पोस्चर से रिलेटेड डिफॉर्मिटी है जो कि रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है? तो देखिए, रीढ़ की हड्डी से संबंधित यहाँ पे जो है वो कौन सी डिफॉर्मिटी है? स्कोलियोसिस। दोस्तों आप सभी को पता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन गोल्स ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन? यानी कि खेल औषधि का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो खेल औषधि यानी स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो क्या होगा? देखिए, ऑल ऑफ द अबव होगा। क्यों? क्योंकि इसमें टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज भी आता है, टू ट्रीट स्पोर्ट्स इंजरीज भी आता है और टू इम्प्रूव एथलीट्स परफॉर्मेंस भी आता है, क्योंकि चोटों को रोकना, चोटों को सही करना, उनका उपचार करना और ताकि जो है एथलीट्स उनको कम से कम चोट लगे और वो बेहतर प्रदर्शन कर सके या उनके क्षमता में सुधार हो सके, उनके प्रदर्शन में सुधार हो सके। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट, इन हॉकी हाउ मेनी पीरियड्स आर टिपिकली प्लेड? तो आप सभी को पता है कि हॉकी का मैच जो है वो 4 जो है क्वार्टर में खेला जाता है। 15 मिनट्स के 4 क्वार्टर में खेला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। इन टेनिस व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ स्कोर ऑफ 40-40? टेनिस में जब 40-40 के एक स्कोर का के शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब 40-40 का स्कोर हो जाता है बराबर, तो उसे उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसे ड्यूस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी इज बेस्ड ऑन? यानी कि क्रिसमस द्वारा जो व्यक्ति का वर्गीकरण दिया गया था तो वो किस बेस पे दिया गया था? और देखिए, भावनात्मक यानी इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ पे सही होगा। इमोशनल स्टेबिलिटी यानी भावनात्मक स्थिरता पर आधारित था। ठीक है, क्योंकि सोशल बिहेवियर भी हो सकता है इसका आंसर, लेकिन सोशल बिहेवियर के आधार पे मुख्य रूप से जूंग ने क्लासिफाई किया था पर्सनालिटी को, जो कि सामाजिक रूप से जो इंटरैक्ट करते हैं वो एक्सट्रोवर्ट में और जो नहीं करते हैं वो इंट्रोवर्ट में आते हैं मुख्य रूप से। तो क्रेस्मर का जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण था वो भावनात्मक स्थिरता पर आधारित था। ये सही आंसर है। आपके अकॉर्डिंग क्या है इसका सही आंसर? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर गेम इन स्पोर्ट्स? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खेलों में एक माइनर गेम है? तो अल्टीमेट फ्रिस्बी, ये देखिए, ये यहाँ पे जो है ये एक माइनर गेम्स की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी? मुख्य रूप से एक आम खेल चोट कौन सी नहीं है? तो फ्रैक्चर जो है वो नहीं है। इसके अलावा देखिए, आपको बता दें, स्ट्रेन, स्प्रेन, कंकशन, ये सभी जो है ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में भी आते हैं और ये कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी में आते हैं दोस्तों। और फ्रैक्चर जो है ये एक आम खेल चोट नहीं है। What is the primary difference between किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स? यहाँ पे पूछा गया है कि किन्सियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के मध्य जो है प्राथमिक अंतर क्या है? और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि किन्सियोलॉजी इज कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल मूवमेंट while biomechanics is concerned with the analysis of complex movement pattern। यानी कि किन्सियोलॉजी व्यक्ति गतिविधियों के विश्लेषण के साथ संबंधित है, जबकि बायोमैकेनिक्स जटिल गतिविधि प्रतिमानों के विश्लेषण के साथ संबंधित है। ओके, और इसके अलावा आप बाकी ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़िए और आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि किन्सियोलॉजी एवं बायोमैकेनिक्स के मध्य प्राथमिक अंतर क्या है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉ ऑफ मोशन? यानी कि गति के नियमों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है? कौन सा गति के नियम को नहीं बताता? तो ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गति के नियमों में शामिल नहीं है।
इसके अलावा लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन एंड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ये तीनों गति के नियम में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ज्वाइंट मूवमेंट, तो कौन सा संधियों का मूवमेंट नहीं है या संधियों में पाया जाने वाला एक प्रकार का मूवमेंट नहीं है, तो सुपीनेशन। एंड देखिए इसके अलावा फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन, ये सभी एडक्शन, ये सभी ज्वाइंट मूवमेंट में शामिल किए जाते हैं। तो सुपीनेशन जो है एक प्रकार का ज्वाइंट मूवमेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट सिविलाइजेशन इज नोन फॉर प्रोमोटिंग फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट, यानी कौन सी प्राचीन सभ्यता शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है, तो ग्रीस इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंडामेंटल मूवमेंट एनालाइज्ड इन किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, ऑप्शन नंबर 2 स्विमिंग। निम्नलिखित में से कौन सा किन्सियोलॉजी एवं बायोमैकेनिक्स में विश्लेषित एक भौतिक गतिविधि का उदाहरण नहीं है, तो स्विमिंग इज करेक्ट आंसर। इट मीन्स देखिए रनिंग, थ्रोइंग, पुशिंग, ये सभी जो है दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फंडामेंटल मूवमेंट एनालाइज्ड इन किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। व्हाट इज द मेन एम ऑफ सोशियोलॉजी इन स्पोर्ट्स, तो टू एनालाइज द इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी इन स्पोर्ट्स मीन्स खेलों में समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो खेलों में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विश्लेषण, खेलों में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विश्लेषण करना खेलों में समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्राणायाम, तो कौन सा प्राणायाम का एक टाइप नहीं है, कपालभाति। क्यों? क्योंकि कपालभाति एक प्रकार के षटकर्म यानी शुद्धि क्रिया में शामिल किया जाता है। इसके अलावा देखिए भस्त्रिका, दीर्घ, उज्जाई, ये सभी प्राणायाम के प्रकार में शामिल किए जाते हैं। ओके, प्राणायाम में शामिल नहीं है, तो कपालभाति इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज सूर्य नमस्कार, तो सूर्य नमस्कार क्या है दोस्तों, अ सीरीज ऑफ योगा पोजेस परफॉर्म्ड इन अ सीक्वेंस, एक क्रम में किए गए योगासनों की श्रृंखला को सूर्य नमस्कार के रूप में जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का या खेल प्रबंधन का हिस्सा नहीं है, तो मौसम की स्थिति का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ वेदर कंडीशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो देखिए दोस्तों क्या क्या है इसमें, मैनेजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप को जो है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में शामिल किया जाता है और मौसम की स्थिति के प्रबंधन को इसमें शामिल नहीं किया जाता। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, यानी कि खेल नीतियों एवं नियमों का प्राथमिक कार्य क्या है, ऑप्शन नंबर ए स्वच्छ निष्पक्ष खेलों को बढ़ावा देना यानी कि दिया जाना यानी देना। To promote fair play is the primary function of sports policies and regulation. Which of the following is not a part of financial management in sport? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्त प्रबंधन का एक हिस्सा कौन सा नहीं है, कोचिंग यानी कि अनुशिक्षण इज करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे वित्त प्रबंधन से संबंधित बात की जा रही है, तो बजटिंग, टैक्सेशन, फोरकास्टिंग, ये सभी इसमें आते हैं, लेकिन कोचिंग को इसमें शामिल नहीं किया जाता। Which of the following is not a factor that should be considered when planning sports events? निम्नलिखित में कौन सा एक कारक है जिसका विचार खेल आयोजनों यानी कि स्पोर्ट्स प्लानिंग की खेल की योजना बनाने के दौरान नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता, जिसका विचार यानी जिसको कंसीडर नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दर्शकों की संख्या, नंबर ऑफ स्पेक्टेटर इज नॉट कंसीडर्ड व्हेन प्लानिंग स्पोर्ट्स इवेंट। तो कौन कौन सी चीजों को कंसीडर किया जाता है, देखिए लोकेशन, टाइमिंग, वेदर कंडीशन, ये सभी प्लानिंग करते समय इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, यानी कि खेल प्रबंधन में जोखिम प्रबंधन की क्या भूमिका है। तो दोस्तों देखिए जोखिम प्रबंधन की बात की जा रही है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। और दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है कि टू प्रिवेंट इंजरीज टू एथलीट्स, एथलीटों के चोटों को रोकना जोखिम प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य होता है। इसके अलावा देखिए जो भी यहाँ पे दिए हैं वो सब भी सही नहीं है रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से आप क्या समझते हैं, खेल मनोविज्ञान। तो खेलों में सामाजिक योग्यताओं एवं क्या होगा, देखिए द स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड स्टडी ऑफ, ये होगा
नंबर 2, द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर इन स्पोर्ट्स। देखिए सामान्य तौर पे जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, और अगर खेल मनोविज्ञान की बात करें तो खेलों में व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन को खेल मनोविज्ञान कहते हैं। ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। What is the primary function of intramural sports bodies? यानी इंट्राम्यूलर खेल निकायों का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो एक ही संगठन, इंट्राम्यूलर का मतलब होता है चार दीवारी के अंदर या एक ही संगठन के भीतर प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना, और एक्स्ट्राम्यूलर मतलब विभिन्न संगठनों के मध्य जो है आयोजन कराना। What are the leadership qualities in sports? स्पोर्ट्स में जो नेतृत्व के मुख्य लक्ष्य गुण क्या होते हैं? तो कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और एडॉप्टेबिलिटी, यानी कि अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए, और जो मुद्दे हैं, जो विवादित मुद्दे हैं उनको सुलझाना आना चाहिए एक लीडर को, और एडॉप्टेबिलिटी, ये सभी विशेषताएं होती हैं लीडर की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्पोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा खेलों में आधारभूत संरचना प्रबंधन का एक हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, प्लानिंग ऑफ कॉम्पिटिशन जो है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्पोर्ट्स। तो देखिए क्या क्या होगा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज, डिजाइन ऑफ फैसिलिटीज, सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, इन सभी को शामिल किया जाता है मैनेजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स में, लेकिन प्लानिंग इन कॉम्पिटिशन को शामिल नहीं किया जाता। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीरियोडाइजेशन इन स्पोर्ट्स? तो इस पीरियोडाइजेशन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? टू वेरी ट्रेनिंग इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम ओवर टाइम, यानी प्रशिक्षण तीव्रता एवं आयतन समय के साथ बदलना जो है ये मुख्य पर्पस होता है पीरियोडाइजेशन का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मोड और मेथड इज डिजाइन टू इंप्रूव एन एथलीट्स स्पीड, एजिलिटी एंड क्विकनेस? तो देखिए स्पीड, एजिलिटी और क्विकनेस, यानी कि क्विकनेस को सुधारने के लिए, इंप्रूव करने के लिए कौन सी ट्रेनिंग अपनाई जाती है? तो प्लायोमेट्रिक यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे प्लायोमेट्रिक इज करेक्ट आंसर, दैट इज यूज्ड टू इंप्रूव स्पीड, एजिलिटी एंड क्विकनेस। This is correct answer. Next, which of the following training method is characterized by high intensity interval followed by periods of rest? तो सीधे सीधे बात की जा रही है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की। नेक्स्ट, टेक्निकल प्रिपरेशन फॉर स्पोर्ट्स रिफर्स टू, यानी कि खेलों के लिए तकनीकी तैयारी, टेक्निकल प्रिपरेशन क्या बताता है? तकनीकी यानी कि टेक्निकल प्रिपरेशन से आप क्या समझते हैं? तो द एथलीट्स मास्टरी ऑफ द स्पोर्ट स्पेसिफिक स्किल, यानी कि खेल के विशिष्ट कौशलों में एथलीट के प्रभुत्व को बताता है तकनीकी तैयारी या टेक्निकल प्रिपरेशन फॉर स्पोर्ट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड गिवन इन इंडिया? तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग रामनाथ गोयनका श्रेष्ठता पुरस्कार जो है ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के रूप में भारत में नहीं जाना जाता, नहीं दिया जाता, आपको पता है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं ध्यानचंद पुरस्कार दिए जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमेच्योर एंड प्रोफेशनल स्पोर्ट्स? तो जो इमेच्योर यानी शौकिया एवं पेशेवर खेलों के मध्य क्या अंतर होता है? तो ऑल ऑफ द एबव सही है दोस्तों। यहाँ पे ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, हम सभी ऑप्शन आपको बता देते हैं कि प्रोफेशनल एथलीट आर पेड वाइल इमेच्योर एथलीट्स आर नॉट पेड। पेशेवर एथलीटों को भुगतान किया जाता है जबकि शौकिया एथलीटों को नहीं। प्रोफेशनल एथलीट्स आर मोर स्किल्ड देन इमेच्योर एथलीट्स। शौकिया एथलीटों से पेशेवर एथलीट ज्यादा कुशल होते हैं, और इमेच्योर एथलीट्स कैन compete in any sport। शौकिया एथलीट किसी भी खेल में भाग ले सकते हैं जबकि पेशेवर एथलीट सिर्फ विशिष्ट खेलों में ही भाग लेते हैं। उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर। What is the impact of doping on sports? खेलों पर डोपिंग का क्या प्रभाव होता है? तो यह एथलीटों के प्रदर्शन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फील्ड इवेंट इन एथलेटिक्स? तो एथलेटिक्स में जो फील्ड इवेंट है वो है लॉन्ग जंप, स्प्रिंट, हर्डल, रिले रेस, ये सभी ट्रैक इवेंट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजिलिटी? तो एजिलिटी के लिए कौन सा जो है स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है दोस्तों? तो अगेन दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग के साथ ही जाएंगे। मेनली प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग्स जो है वो एक्सप्लोजिव पावर को बढ़ाने के लिए यूज की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो एजिलिटी से संबंधित हो यहाँ पे। तो प्लायोमेट्रिक्स जो है वो स्पीड, एजिलिटी
और पावर इन सबको बढ़ाने में हेल्पफुल होती हैं ये ट्रेनिंग। इसे हम प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण के साथ जाएंगे। आपके अकॉर्डिंग क्या है सही आंसर, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो कल्चर। कौन सा शारीरिक शिक्षा का एक समाज शास्त्रीय आधार है? तो संस्कृति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है तो रेंडोमाइजेशन यानी कि यादृच्छीकरण। इसके अलावा देखिए स्पेसिफिसिटी, ओवरलोड एंड प्रोग्रेशन, ये सभी प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में शामिल किए जाते हैं। व्हाट आर शुद्धि क्रिया? शुद्धि क्रियाएं क्या है? तो अ सीरीज ऑफ क्लीनिंग प्रैक्टिसेस, सफाई अभ्यास की एक सीरीज होती है शुद्धि क्रिया। मेनली इन्हें षटकर्म के रूप में जाना जाता है। यानी ये कितनी तरह की होती हैं आपको बता दें, 6 तरह की होती हैं। नेति, कपालभाति, धौती, नौली, त्राटक और बस्ती, ये 6 तरह की होती हैं शुद्धि क्रियाएं। नेक्स्ट, द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन सोमैटोटाइप, यानी सोमैटोटाइप पर आधारित व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो विलियम शेल्डन ने किया था, आप सभी को पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट कैन इफेक्ट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस? तो कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक कारक है जो खेल प्रदर्शन को सुधारता है या प्रभावित करता है? तो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस इज करेक्ट आंसर। Which country's physical education system was influenced by the ideas of French National? यानी कि फ्रेंच नेशगाल के विचारों ने किस देश की शारीरिक शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया? डेनमार्क से इनका संबंध है। फ्रेंच नेशगाल का संबंध डेनमार्क से है। Which of the following is not a part of equipment management in sports? यानी कि खेल में उपकरण प्रबंधन का एक हिस्सा नहीं है। तो प्रतियोगिताओं की योजना बनाना ये जो है इक्विपमेंट मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा देखिए इक्विपमेंट को खरीदना, उनका रख रखाव करना और उपकरण के व्यवहार को दृष्टि में रखना, ये सभी उपकरण प्रबंधन के प्रकार में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पीड? अगेन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गति के विकास के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम है? तो अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, उनके अकॉर्डिंग आप जाएंगे अंतराल प्रशिक्षण, यानी इंटरवल ट्रेनिंग के लिए जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, स्पीड के लिए यानी स्पीड डेवलपमेंट के लिए जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो होता है इंटरवल ट्रेनिंग। अब क्योंकि जो यहाँ पे ऑप्शन में इंटरवल ट्रेनिंग है तो इंटरवल ट्रेनिंग के साथ ही हम जाएंगे, लेकिन जो पहले क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अष्टांग योग? तो अष्टांग योग का कौन सा प्रकार नहीं है बताइए? तो हठ। इसके अलावा देखिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यानी कि अष्टांग योग में इन 8 इवेंट्स को शामिल किया जाता है। तो हठ जो है ये अष्टांग योग का प्रकार नहीं है। ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा कि विच इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योग? अगेन अष्टांग योग के 8 लिम्स में किसे शामिल नहीं किया जाता? तो अनुलोम विलोम को शामिल नहीं किया जाता। What is the history of योगा? योगा की हिस्ट्री से संबंधित क्या सही है कि यह 5000 वर्ष पूर्व भारत में उत्पन्न हुआ था? ये सही है हिस्ट्री ऑफ योगा से रिलेटेड। इन बास्केटबॉल हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द कोर्ट ऑफ ईच टीम? तो प्रत्येक दल में बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 और 7 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होते हैं, टोटल 12 प्लेयर्स होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट इवेल्युएशन इंक्लूड, मूल्यांकन एवं मापन के सिद्धांतों में शामिल है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स रिक्वायर्स द यूज ऑफ अ शटलकॉक? तो शटलकॉक की आवश्यकता किस प्रकार के खेल में होती है? बैडमिंटन। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।